हेलो डियर, तो आपके सामने में है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 जीएनएम सेकेंड ईयर रिवीजन क्लास वीडियो 1 2022 से 23 के लिए। आप किसी भी स्टेट से हैं, आपको यहाँ पे हिंदी, ठीक है, एंड इंग्लिश दोनों में नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप इस रिवीजन क्लास में 3 क्वेश्चन आज हम शामिल किए हैं। 2 लॉन्ग क्वेश्चन, 1 शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तीनों क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं, तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 जीएनएम सेकेंड ईयर रिवीजन क्लास वीडियो 1 2022 से 23 के लिए। ओके, तो संभवतः 1 महीना हम लोग कंटिन्यू जो है रिवीजन करेंगे। जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, खासकर लॉन्ग क्वेश्चन, उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको अपने अंदर लिया जाए। ओके, चलिए करते हैं शुरू। पहला प्रश्न है डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में। अब कोई भी क्वेश्चन मैं बार बार बताता हूँ कि आपसे 5 बीमारी के नाम दे देगा, उसका कारण पूछ देगा, या फिर लक्षण पूछ देगा, या फिर जटिलता पूछ देगा। तो आपको कारण, लक्षण और जटिलता, इस 3 पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। समझ गए? प्रबंध तो है ही, प्रबंध तो सब में होगा ही होगा, लेकिन आपको बीमारी में कारण, लक्षण, जटिलता, इस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली। समझ गए? और बाकी कोई भी बीमारी है, क्योंकि हम लोग एमएसएन पढ़ रहे हैं, तो एमएसएन का मतलब है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, यानी किसी भी बीमारी को मेडिकल मतलब दवाई के द्वारा चिकित्सीय प्रबंध, सर्जिकल मतलब सर्जरी वाला प्रबंध होगा, और नर्सिंग मतलब नर्सिंग प्रबंध होगा। ठीक है, तो यह तीनों एक प्रकार का मैनेजमेंट है बीमारी के लिए, और यह तीनों तरीके से मरीज का देखभाल किया जाता है, इसीलिए इसका नाम एमएसएन पड़ा है। समझ गए? चलिए करते हैं पहला डायबिटीज को शुरू। डीएम होता है डायबिटीज़ के शॉर्ट नेम। डीएम का मतलब होता है डायबिटीज मेलाइटिस को मधुमेह कहते हैं। यह एक चपाचे रोग है। समझ गए? यह एक मेटाबॉलिक, क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज है, चपाचे रोग है, जो शरीर में पैंक्रियाज के जो बीटा सेल होता है, उसके द्वारा जो स्रावित होने वाला हार्मोन है इंसुलिन, उसका कम निर्माण के कारण इसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाता है, एवं मूत्र के साथ भी उत्सर्जित होने लगता है। ग्लूकोज का मतलब, डायबिटीज़ का सिंपल भाषा में मतलब कहा जाए तो आपके बॉडी में यह एक मेटाबॉलिक क्रॉनिक डिजीज होता है। मतलब किसी को अगर चीनी अगर एक बार पकड़ लिया, तो उसको जो है हमेशा जो है दवाई लेना पड़ता है, तो यह लंबे समय का बीमारी होता है। ठीक है, यह तब होता है जब हमारा अग्नाशय पैंक्रियाज, जो बीटा सेल से जो स्रावित होने वाला इंसुलिन हार्मोन है, इसके इंसुलिन हार्मोन में हाइपोसिक्रेशन होता है, मतलब कम स्राव होने के कारण जो है ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। समझ गए चीज़ों को? ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, और बढ़ने से होता यह है कि बॉडी के ब्लड में भी शुगर की मात्रा बढ़ जाता है, रक्त में भी, और मूत्र में भी जो है उत्सर्जित होने लगता है ग्लूकोज। तो यह जो है डायबिटीज़ के लक्षण हो जाते हैं। समझ गए? आगे यहाँ पे इंग्लिश दे दिए हैं। डायबिटीज़ के जो प्रकार होता है आपको मैं बता दूं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका टाइप 1 डायबिटीज़, और एक होता है टाइप 2 डायबिटीज़। तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, यह काफ़ी ज़्यादा जो है प्रचलित होता है, खासकर जो बूढ़े व्यक्ति में, या मोटापे में, या उम्र बढ़ने के साथ जो डायबिटीज़ व्यक्ति में होता है, यह ज़्यादातर वयस्कों में होता है, बुढ़ापे में होता है, वह टाइप 2 होता है। टाइप 1 वाला जो होता है, यह आपके जो है ये बच्चे में भी होता है, इसीलिए इसे जो है जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहा जाता है, बाल मधुमेह। समझ गए? तो टाइप 1 जो डायबिटीज़ होता है वह क्यों होता है? तो टाइप 1 में होता यह है कि जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज के द्वारा इंसुलिन जो हार्मोन होता है, यह बिल्कुल नहीं बनेगा, या इतना बनेगा जो शरीर के लिए पर्याप्त नहीं होगा, जिसके कारण बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। समझ गए? तो सीधा तौर पे कहा जाए, या तो पैंक्रियाज खराब होगा, या ऐसे बच्चा जिसका जन्म से ही जो है अग्नाशय खराब रहा हो, तो जब अग्नाशय खराब होगा तो वह इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं करेगा, और जब इंसुलिन सिक्रेशन नहीं होगा तो ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में बढ़ेगा। तो ये हो सकता है, या फिर कुछ समय के बाद जो है इंसुलिन चोट लग गया, या कोई रोग के कारण जो है इंसुलिन काम करना धीरे धीरे बंद कर दिया है, या फिर पैंक्रियाज, ठीक है ना, और या फिर पैंक्रियाज में चोट उट लग गया हो, पैंक्रियाज में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया हो, तो ये सब प्रभावित करेगा पैंक्रियाज को। और जब पैंक्रियाज प्रभावित होगा तो इंसुलिन हार्मोन में कमी आने लगेगा सिक्रेशन में, और फिर बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो टाइप 1 जो होता है, इसके लिए इंजेक्शन लेना पड़ता है। समझ गए? हमेशा इंजेक्शन लेना पड़ता है इंसुलिन का, ताकि इंसुलिन जो है बॉडी में पर्याप्त मात्रा में रहे। समझ गए? तो ये टाइप 1 होता है, जिसे हम लोग IDDM कहते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। मतलब यह जो डायबिटीज होता है, यह इंसुलिन पर डिपेंडेंट
डायबिटिक होता है क्योंकि इसमें इंसुलिन हार्मोन की भारी जो है कमी पाया जाता है, समझ गए, इसीलिए इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। ओके, दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है। टाइप 2 को हम लोग NIDDM कहते हैं। NIDDM का मतलब होता है, बस इसको नन लिख दीजिए, बाकी सब वही रहेगा, नन, ठीक है ना, नन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटिस। मतलब यहाँ पे जो डायबिटीज होता है इंसुलिन पर जो है डिपेंडेंट नहीं होता है। अब डिपेंडेंट नहीं होता है मतलब क्या है, तो यहाँ पे जो टाइप 2 होता है, जो अक्सर व्यक्तियों में देखने को मिलता है, वह टाइप 2 ही होता है। और ये जो टाइप 2 होता है, यह जो होता है, यह इंसुलिन के इसमें जो है सिक्रेशन तो होता है बॉडी में, इसमें इंसुलिन सिक्रेशन तो होता है, बट जो हमारा बॉडी का जो सेल है, जो कोशिका है, वह जो है उसका ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाता है, बढ़िया से उपयोग बॉडी नहीं कर पाता है इंसुलिन का, जिसके कारण जो है ग्लूकोज लेवल अनियंत्रित रहता है, बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो टाइप 2 में क्या होगा कि पैंक्रियाज से बिल्कुल सही मात्रा में इंसुलिन स्रावित होता है, समझ गए, लेकिन बॉडी जो है उसका उपयोग सही से नहीं कर पाता है, जिसके कारण ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट जो है अनियंत्रित रहता है बॉडी में, और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा हुआ दिखाई देता है। तो दोनों में ही अंतर है, समझ गए चीज़ों को। आगे चलिए, इसके क्या कारण हो सकते हैं, तो माय डियर, डायबिटीज होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। टाइप 1 के जो कारण होता है, टाइप 1 वाला जो आप लोग जुवेनाइल डायबिटीज़ देखे हैं ना, तो टाइप 1 में होगा ये कि जैसे ऑटोइम्यून बीटा सेल नष्ट होने से, जैसे मान के किसी में टाइप 1 अगर है तो उसमें जो ऑटोइम्यून बीटा सेल है वही नष्ट रहेगा। अब बीटा सेल नष्ट रहेगा तो कहाँ से इंसुलिन का सिक्रेशन करेगा, क्योंकि बीटा सेल ही इंसुलिन का सिक्रेशन करता है। तो जब बीटा सेल नष्ट हो जाएगा तो इंसुलिन सिक्रेशन नहीं होगा, तो वह टाइप 2 हो जाएगा, टाइप 1 हो जाएगा, क्योंकि टाइप 2 में इंसुलिन सिक्रेशन होता है, समझ गए ना। खासकर जो बच्चा मोटापा का शिकार होता है उसमें हो सकता है अधिक मीठा खाना, वंशागत, ठीक है, गर्भावस्था, लंबे समय तक भावनात्मक या मानसिक तनाव में रहना, कुछ विशेष दवाइयाँ जैसे थियाजाइड डायूरेटिक, हार्मोनल कंट्रासेप्टिव या एड्रीनल कर्टिकोस्टेरॉइड, यानी कोई एस्टेरॉइड की दवा ले रहे हो या फिर डायूरेटिक की दवा ले रहे हैं या फिर कंट्रासेप्टिव हार्मोन की दवा ले रहे हैं, तो यह सब भी जो है आपके बॉडी में क्या करता है, डायबिटीज कर सकता है, समझ गए। तो मोटापा, अधिक मीठा खाना, वंशागत, गर्भावस्था, लंबे समय तक डिप्रेशन में रहना, मानसिक तनाव में रहना, कुछ दवाइयाँ का उपयोग करना, व्यायाम में कमी करना, अधिक खाना खाना, ओवर से ज़्यादा ओवर ईटिंग करना, शराब पीना, अधिक ऑयली फूड करना, ये सब जो है आपके क्या होते हैं, कारण बनते हैं डायबिटीज़ का। तो डायबिटीज़ उसी व्यक्ति को होता है जिसका फिजिकल एक्टिविटी सही से नहीं होता है, खान पान बहुत अल्टर रहता है, समझ गए, बहुत ऑयली फूड, बहुत मीठा खाता है और जो है एक्सरसाइज नहीं करता है, समझ गए, ज़्यादा चल फिर नहीं करेगा, बैठे रहेगा, स्टेरॉइड वाला दवाइयाँ लेते रहेगा, हार्मोनल दवाइयाँ लेते रहेगा, तो ये सब जो है व्यक्ति को प्रभावित करता है, डायबिटीज़ होने के रास्ता खोलता है, समझ गए। शराब पीने वाले को भी होता है, हद से ज़्यादा खाना खा लेने से भी जो है ये चीज़ें हो सकता है, तो ये सब चीज़ें होता है। लक्षण की बात कहेगा तो मुख्य रूप से डायबिटीज वाले के लिए 3PS याद रखिएगा। 3PS जो है इसका मेन लक्षण होता है। 3PS कहने का मतलब है कि 3 गो P होता है। एक होता है P फॉर पाइलूरिया, पॉल्यूरिया का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मूत्र बढ़ जाना। पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है प्यास का बढ़ जाना, और पॉलीफेजिया का मतलब होता है भूख का बढ़ जाना। तो जिसको डायबिटीज रहता है उसमें अगर डायबिटीज जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना जो है उसका मूत्र भी जो है जल्दी जल्दी लगेगा, ठीक है, प्यास का बढ़ जाना, बार बार जो है उसका गला सूखेगा, प्यास लगेगा, और भूख भी बढ़ जाएगा, बार बार जो है भूख लगेगा, खाना बहुत बहुत खाने लगेगा। तो यह तीनों जो है P याद रखिएगा, यह मेन लक्षण है, मुख्य लक्षण है डायबिटीज का। ओके, आगे चलिए, अन्य लक्षण की बात करेगा तो रात्रि में पेशाब आना, रात के समय बहुत ज़्यादा जो है आपको पेशाब आ सकता है डायबिटीज़ वाले को। वजन घटने लगता है, मोटापा बढ़ने लगता है लेकिन वजन घटने लगता है, ठीक है। आँखों से धुंधला दिखाई देने लगता है, अगर आपके डायबिटीज़ होते हैं या फिर चीनी बढ़ जाता है बॉडी में तो आपको आँख से जो है धुंधला भी दिखाई देने लगेगा, ओके ना। घाव जो अगर कहीं होगा बॉडी में तो वह देरी उसको भरने में समय लगेगा, डायबिटीज़ वाला का होता है। चक्कर सा आ सकता है, कमजोरी हो सकता है, थकान हो सकता है, समझ गए। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक आ सकता है, मूत्र में शर्करा जो है निकल सकता है जिसे ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, बार बार कोई रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सब अन्य लक्षण भी देखे जा सकते हैं डायबिटीज वाले को, ओके।
निदान की बात करेगा माय डियर, तो निदान की जैसे ही बात करेगा तो निदान में सबसे पहले हिस्ट्री लेते हैं, समझ गए, पेशेंट का। उसके बाद उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं बॉडी का, समझ गए। फिर उसके ब्लड सीरम का जांच करते हैं, जहाँ पे ग्लूकोज लेवल का टेस्ट किया जाता है ब्लड में, ओके। अब ब्लड में क्या क्या जांच होता है, तो जैसे फास्टिंग का जांच किया जाता है, खाना खाने के बाद जांच किया जाता है, HbA1c रेशियो का पता किया जाता है इसके द्वारा, समझ गए। तो ये सब ब्लड रैंडम जांच होता है। तो ये सब जो है जांच है। अगर आपका ब्लड शुगर फास्टिंग में 125, अगर 125 या इससे कम है तो फिर ठीक माना जाता है। अगर आपका 125 से ज़्यादा है तो इंडिकेट करता है क्या चीज़, डायबिटीज़ का। वहीं पे खाना खाने के बाद अगर आपका 140 या इससे अधिक हो जाता है तो इस कंडीशन में आपका जो है क्या कहा जाता है कि आप में जो है दर्शन दे दिया है डायबिटीज़ का, समझ गए। तो ये सीरम लेवल है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन, आँखों की जांच भी किया जाता है, क्योंकि अभी ऊपर देखे हैं लक्षण में कि आँखों से जो है धुंधला दिखाई देता है। मूत्र का जांच किया जाता है, ग्लाइकोसूरिया, मूत्र में क्या चीज़ के जांच होता है, एसीटोन का और ग्लाइकोसूरिया का, ग्लूकोज का। तो मूत्र में ये दोनों का टेस्ट होता है, समझ गए। ये समझ गए। जटिलता की बात किया जाएगा तो जटिलता में क्या क्या पेशेंट में हो सकता है, डायबिटीज कोमा में जा सकता है पेशेंट, ठीक है ना। रेटिना विकृति, रेटिनोपैथी हो सकता है पेशेंट में। नेफ्रोपैथी, गुर्दे में विकार हो सकता है पेशेंट में। रक्त वाहिनियों की दीवार कठोर हो सकता है, समझ गए, डायबिटीज वाले को। रिकरेंट UTI मतलब यूरिन जो ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, बार बार जो है मूत्र नली में संक्रमण हो सकता है। रीनल फेलुअर, किडनी फेल कर सकता है। हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है पेशेंट में, मतलब ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा कम भी जा सकता है। और कोरोनरी आर्टरी का डिजीज मतलब हार्ट का डिजीज पेशेंट में हो जाता है। अगर वह ध्यान न दे, एक्सरसाइज न करे, खान पान न सुधारे तो उनमें ये सारा जटिलता आसानी से आ जाता है, समझ गए। तो ध्यान रखिएगा। रही बात, चूँकि इसमें कोई सर्जरी वगैरह संभव नहीं है, क्योंकि यह एक मेटाबॉलिक डिजीज है, तो इसमें कोई सर्जरी वगैरह नहीं होता है कि सर्जरी करके करेक्शन करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो मेडिकल मैनेजमेंट में दवाई वगैरह ही दिया जाता है पेशेंट को। तो पेशेंट को ओरल एंटी डायबिटिक दवा प्रदान की जाती है, यानी पेशेंट को मुंह से लेने वाला एंटी डायबिटिक प्रदान किया जाता है। जैसे मेटफॉर्मी आता है, समझ गए, फेनफॉर्मी आता है, ग्लिप्राइड आता है, समझ गए। ये सब दवा होता है जो आपके चीनी डायबिटीज को कंट्रोल करता है, ओके। अगर पेशेंट में संक्रमण हो रहा है बार बार तो एंटीबायोटिक दिया जाता है। अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है तो उसके लिए इंसुलिन थेरेपी दिया जाता है। जैसे ह्यूमोलिन रेगुलर होता है, ह्यूमिलिन लेंटी होता है, ह्यूमिलिन लिस्प्रो होता है। तो यह सब टाइप 1 के थेरेपी में दिया जाता है इंजेक्शन, ठीक है, जो कि इंसुलिन इंजेक्शन होता है, जो आपके पेट के एरिया के आसपास जो है दिया जाता है सबक्यूटेनियस मार्ग में, समझ गए। तो ये सारा चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ओके। अब यहाँ पे इसका इंग्लिश मैंने दे दिया है। आगे है नर्सिंग प्रबंध। नर्सिंग प्रबंध कहने का मतलब है कि अब आपको मैं नर्सिंग प्रबंध यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, आपके सामने लिखा गया है। आपको खुद सोचना है कि हम एक नर्स है तो एक ऐसे मरीज जो डायबिटीज़ से ग्रसित हो उसको हम क्या क्या सलाह देंगे, क्या क्या उसको देखभाल में करेंगे, ठीक है। क्या जो है खाने को कहेंगे, क्या नहीं खाने को कहेंगे, कैसे जो है फॉलोअप के लिए बार बार आना है, कब कब। तो इन सारे चीज़ों को आपको नर्स के रूप में सजेस्ट करना होता है पेशेंट के देखभाल में, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, समझ गए। इंसुलिन के लिए सारा चीज़ जो है आपको देखना पड़ेगा। तो आप लोग नर्सिंग प्रबंध खुद से लिखिए, खुद से बनाइए। डिस्क्रिप्शन में PDF रहेगा, जहाँ से खुद से देखिएगा। जो जो मेन चीज़ है उसको हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो नर्सिंग प्रबंध अगर आप नहीं देखें, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, फालतू के समय व्यतीत करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ओके। आगे है यहाँ पे अपेंडिसाइटिस। यह भी क्वेश्चन बड़ा ही VVI है। जिस प्रकार से मैंने DM आपको पढ़ा दिया उसी प्रकार से अपेंडिसाइटिस भी है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपेंडिसाइटिस मैंने आपको पहले बता दिया है कि जिसके लास्ट में आइटिस लगा रहेगा, समझ जाइएगा वह इन्फ्लामेशन को दर्शाता है, समझ गए। तो उसी प्रकार से यह भी इन्फ्लामेशन है, किसका है देख लीजिए। अपेंडिसाइटिस का मतलब होता है अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन, ठीक है। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जहाँ पे कनेक्टिविटी स्थल होता है वहाँ पे पाए जाने वाला वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स में पर्दा होना अपेंडिसाइटिस कहलाता है। देखिए, एक होता है आपका बड़ी आंत, ठीक है, इसके अंदर होता है आपका जो है कुछ इस प्रकार से जो है आपके छोटी आंत जो है अंदर में होता है, ठीक है। कहता है बड़ी आंत और छोटी आंत के संयोजक स्थल पर बड़ी आंत के सिक्कम वाले भाग से आपके अपेंडिक्स लगे होते हैं,
समझ गए। जो कौन सा जगह होता है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। अगर उस अपेंडिक्स में कोई जो है समस्या आता है, कोई इन्फेक्शन होता है, कोई चोट वगैरह लग जाता है, तो वह इन्फ्लामेटेड हो जाता है, मतलब उसमें सूजन, ललीमा, ये सब चीज़ें हो, दर्द होने लगता है, ऐंठन होने लगता है, तो वह अपेंडिसाइटिस का रूप ले लेता है। समझ गए, तो ये चीज़ समझ गए। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो आप नॉर्मल भाषा में समझिए, मैं आपको बताता हूँ। शरीर का एक अंग जिसे अपेंडिक्स कहते हैं, या एक बॉडी शरीर का अंग है अपेंडिक्स, जो कि एक आपका कहा जाए तो यह एक फालतू का ऑर्गेन है। इसका बॉडी में कोई रोल नहीं है, बट स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी में, तो इसलिए हम इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। समझ गए। लेकिन अगर किसी को अपेंडिसाइटिस हो जाता है तो उसको सर्जरी के द्वारा अपेंडिक्स को काट के हटा दिया जाता है, क्योंकि बॉडी में इसका कोई रोल जो है होता नहीं है। यह एक अवशेषी अंग के रूप में पूंछ के भांति अंगुली नुमा आकार में लगा होता है बड़ी आंत के सिकम के साथ। ठीक है। तो शरीर का यह एक अंग है जो अपेंडिक्स कहते हैं, जो उंगली के आकार का होता है, अभी बताए हैं, और पेट के निचले दाहिने हिस्से में होते हैं। यानी जो ये पेट होता है हमारा, इस पेट के दाहिने हिस्से में जो है आपके उंगली के समान जो है रचना जो है आपका होता है। ठीक है। और इसी जो है पेट के निचले हिस्से दाहिने हिस्से में यह जो है आपका होता है अपेंडिक्स। इसी अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन की वजह से अपेंडिसाइटिस की समस्या आ जाती है। ओके। इस अपेंडिक्स की वजह से आपके पेट के निचले दाहिने भाग में जो है दर्द युक्त ऐंठन महसूस होता है, क्रैम्प आता है। समझ गए। तो ये चीज़ें को आप लोग समझ गए। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे उसी चीज़ को मैंने इंग्लिश में दे रखा है, तो इंग्लिश वाले देख लीजिए कारण क्या होता है। तो अपेंडिक्स के क्या कारण होता है माय डियर, मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाता हूँ। अपेंडिक्स के कारण जब भी आपसे पूछे तो आपको बताना है कि सबसे पहला, चूँकि यह एक बड़ी आंत से कनेक्टिविटी में रहता है, तो हो सकता है बड़ी आंत में अवरुद्ध होने से, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होने से यह जो है आपके दबाव पड़ता हो, किस पे, दबाव पड़ता हो आपके अपेंडिक्स पर, और वह दबाव के कारण अपेंडिक्स में सूजन हो जाता हो, तो अपेंडिसाइटिस हो जाता है। पेट में चोट लगना, मानिए पेट में आपके दाहिने भाग में चोट लगा और वह चोट का असर जो है आपके आंत के निचले हिस्से यानी अपेंडिक्स पर सीधा चला गया, तो क्या होगा, अपेंडिक्स का इन्फ्लामेटेड हो जाएगा। अपेंडिक्स का मुड़ जाना, अब मानिए अपेंडिक्स सीधा ऐसे है, ठीक है, इससे जो है बड़ी आंत जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब इस अपेंडिक्स जो है ऐसे मुड़ गया, ठीक है, मुड़ गया या ऐसे मुड़ गया। अब यह मुड़ने से क्या होगा, उसमें समस्या आ जाएगा। ठीक है। बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, अब ये बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन भी जो है कर सकता है इसको इन्फ्लामेटेड, क्योंकि हम जानते हैं कि इन्फ्लामेशन चोट से भी हो सकता है और संक्रमण से भी हो सकता है। समझ गए। अगर बहुत ज़्यादा बेरियम का सेवन करते हैं तो इस कंडीशन में भी ये हो सकता है, और कोई ट्यूमर भी जो है इसको क्या करता है, इन्फ्लामेटेड कर देता है। तो ये हो गया आपका क्या चीज़, इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के इन्फ्लामेशन को हम लोग जो है यहाँ पे पढ़े हैं। क्या कारण होता है मैंने बता दिया कि आंत में अवरुद्ध आना भी कारण हो सकता है, पेट में चोट लगना भी कारण हो सकता है, अपेंडिक्स इधर से उधर मुड़ जाना भी इसका एक कारण हो सकता है, या फिर कोई वायरल या कोई बैक्टीरियल संक्रमण भी कारण हो सकता है इसका, बेरियम का सेवन भी इसका कारण हो सकता है, ट्यूमर हो जाना अपेंडिक्स में ये भी कारण हो सकता है। चीज़ों को समझ गए। चलिए लक्षण की बात किया जाएगा यहाँ पे, तो लक्षण क्या होंगे, लक्षण में बात किया जाएगा तो लक्षण में क्या क्या दिखेंगे। तो अब नॉर्मल सी बातें हैं, आप खुद समझिए कि जब दाहिने भाग में पेट के यह समस्या है तो क्या क्या होगा, नाभि के चारों ओर दर्द होगा, पेरी अम्बिलिकल पेन होगा, नाभि के चारों साइड जो है आपके दर्द होंगे। ठीक है। पेट में दाईं तरफ निचले भाग में दर्द होगा, जो पेट है पेट के दाईं भाग में ये चीज़ें होता है, तो पेट के दाईं भाग में ही निचले भाग में दर्द भी होगा। पेट में ऐंठन होगा, एब्डोमिनल स्पाज्म होगा, पेट में दर्द युक्त ऐंठन होगा। तेज एवं उथला श्वसन, जो पेशेंट को श्वसन होगा वह तेज होगा, उथला चलता है। ठीक है। हाई फीवर हो सकता है दर्द के कारण, भूख पेशेंट में नहीं लग सकता है, क्योंकि पेट में जब दर्द हो तो आपको भूख लगेगा, नहीं लगेगा, तो भूख में नहीं लगेगा। जी भी मचलता है पेट में समस्या होने पर, धड़कन तेज हो जाता है पेशेंट का। तो यह सब जो है आपका क्या है, लक्षण है, याद रखिएगा। नाभि के चारों ओर दर्द होना, पेट में दाईं तरफ दर्द होना, क्रैम्प होना, पेट में ऐंठन होना, तेज उथला श्वसन चलना, तीव्र फीवर होना, भूख न लगना, जी मचलना, धड़कन तेज होना, तो यह सब कुछ लक्षण है जो कि मैंने आपको बता दिया। ओके। आगे है निदान की बात किया जाएगा, तो डायग्नोसिस में क्या क्या होगा,
सबसे पहले कोई भी बीमारी हो डायग्नोसिस में ये दो दो चीज़ें तो जरूर लिख दीजिएगा, इतिवृत्ति लेना, शारीरिक परीक्षण, ब्लड जांच, ये 3 चीज़ें जरूर लिख दीजिएगा। उसके बाद इसमें संक्रमण के पता लगाने के लिए WBC का चेक किया जाता है, अल्ट्रासाउंड USG भी जो है होता है, समझ गए। स्टूल मल का जांच किया जाता है, ब्लड का जांच किया जाता है, CT स्कैन भी करवा सकते हैं। तो यह सब अपेंडिसाइटिस के निदान है, जांच है, समझ गए। अब मान गए कोई व्यक्ति है, वह अपने अपेंडिक्स का समस्या से जूझ रहा है, लेकिन वह इलाज नहीं करवा रहा है, वह धीरे धीरे जो है इसको पोष रहा है, इस बीमारी को। तो यह बीमारी क्या करेगा, जटिलता पैदा करेगा और कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा देख लीजिए। कॉम्प्लिकेशन में जो है क्या होगा, ये आपका नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, अपेंडिक्स फट सकता है। जी हाँ, देखते हो सुनते होइएगा कि अपेंडिक्स पेट में फट गया है, व्यक्ति का डेथ हो गया, आप लोग सुनते होइएगा, अक्सर सुनते होइएगा। तो अगर अपेंडिक्स को आप लोग ट्रीटमेंट नहीं करवाइएगा और वह परेशानी कर रहा है, नज़रअंदाज कीजिएगा, तो वह जो है फट सकता है, कभी भी परफोरेट हो सकता है और वह बड़े क्षेत्र में संक्रमण फैला देगा। जैसे ही फटेगा बड़े क्षेत्र में संक्रमण फैला देगा और वह संक्रमण जान ले लेगा, समझ गए। बड़ी आंत में प्रदाह कर सकता है, कोलाइटिस कर सकता है, क्योंकि यह बड़ी आंत से ही जो है सीधा कनेक्ट रहता है आपका, समझ गए। तो बड़ी आंत में इन्फेक्शन कर सकता है, प्रदाह कर सकता है। पेरिटोनियम में प्रदाह कर सकता है, क्योंकि यह पेरिटोनियम के ही आसपास जो मौजूद होता है। मृत्यु भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो ये सब जटिलता है, जटिलता उससे रिलेटेड ही है, आपको ध्यान में रखना है। आगे चलिए, रही बात अब जैसे ही, चूँकि हम लोग जानते हैं कि आपको समझना पड़ेगा कि चूँकि यह पेट के अंदरूनी हिस्से की बातें हैं, तो अगर इसमें दवाई है तो द मेडिकल मैनेजमेंट होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट होगा। अगर इसमें सर्जरी संभव है तो सर्जिकल प्रबंध किया जाएगा। और नर्सिंग प्रबंध तो चाहे मेडिकल हो चाहे सर्जिकल हो, सब में नर्सिंग प्रबंध होता ही है। तो नर्सिंग प्रबंध सब में लिखेंगे, ओके। तो मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल उपचार में देख सकते हैं, सबसे पहले संक्रमण से बचाव के लिए एंटीबायोटिक ड्रग देते हैं। एंटीबायोटिक ड्रग में आता है सेफेक्टाजिम, एमिकासिन, मेट्रिडाजोल। यह कुछ दवाइयां हैं, एंटीबायोटिक है, जो दवाइयां काम में आएगा इन्फेक्शन से बचाने के लिए। दर्द अगर हो रहा है तो दर्द के लिए ट्रामाडोल देते हैं, डाइक्लोफेनिक सोडियम देते हैं। यह दर्द से राहत देता है पेशेंट में, ठीक है। आगे है, अगर पेशेंट को दर्द के कारण बुखार है गंभीर, तो एंटीपायरेटिक ड्रग भी देंगे, पैरासीटामोल। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब भी मेडिकल मैनेजमेंट लिखिएगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी बीमारी, जो बीमारी है उसी का दवाई चलेगा। कोई भी डॉक्टर होता है तो आप लोग देखते होइएगा कि फीवर रहता है, तो ऐसा नहीं है कि फीवर का ही सिर्फ दवाई चलाता है। फीवर के साथ में 2-3 रंग के अलग से एंटीबायोटिक देता है। बॉडी दर्द होता है तो उसका अलग से दवाई देता है। मतलब जो जो उसमें लक्षण दिखते हैं उस बीमारी के दौरान, उन सभी का जो है दवाई दिया जाता है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में लक्षण का भी जो है आपको दवाई देना पड़ेगा। जैसे हम लोग देखे हैं कि बुखार होगा तो उसके लिए एंटीबायोटिक में पैरासीटामोल है, ठीक है। हम लोग देखे हैं कि गैस बन सकता है, दर्द हो सकता है, तो उसके लिए एंटासिड दवाइयाँ आता है, जैसे पेन 40, रेनिटाइडिन, समझ गए ना। हम देखें कि जी में चल सकता है, उल्टी होगा तो उसके लिए एंटीमेटिक ड्रग भी देंगे, जिससे उसके जी में चलना, उल्टी होना दूर हो जाए। तो ये सब मेडिकल मैनेजमेंट में आपको उसके लक्षण को भी ध्यान में रख कर जो है दवाई को लिखना पड़ता है, समझ गए। तो ये सब हो गया आपका मेडिकल ट्रीटमेंट, यहाँ पे इसका इंग्लिश है। अब हम आगे चलते हैं। अब आता है बातें कि आपसे ये भी पूछेगा कि अपेंडेक्टोमी वाले पेशेंट का नर्सिंग देखभाल बताइए, सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद। आपसे ये नहीं पूछेगा कि अपेंडिसाइटिस क्या होता है, आपसे सीधा पूछ देगा कि अपेंडेक्टोमी जो है क्या होता है, अपेंडेक्टोमी से पहले और बाद में नर्सिंग भूमिका बताए। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कोई भी सर्जरी हो, उससे पहले, उसके बाद और उसके दौरान आप कैसे कैसे नर्सिंग देखभाल करेंगे, आपके ऊपर है कि सर्जरी से पहले क्या करते हैं पेशेंट के लिए, सर्जरी के दौरान क्या करते हैं, और सर्जरी हो गया है तो उसके बाद क्या करते हैं पेशेंट के लिए। ये आपको जो है अपना ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रबंध में वैसे ही लिखना पड़ेगा, देख लीजिए। बाकी अगर अपेंडिसाइटिस पूछे तो अपेंडिसाइटिस के सर्जिकल उपचार में अपेंडिसाइटिस का एकमात्र प्रभावी एवं उपचार जो है वह शल्य क्रिया द्वारा, सर्जरी द्वारा अपेंडिक्स को शरीर से हटाना है, जिसे अपेंडेक्टोमी कहते हैं। अब किसी को अगर अपेंडिक्स हो तो उसका मात्र एक उपचार है कि सर्जरी करके उसका अपेंडिक्स जो इन्फ्लामेटेड है उसको हटा दिया जाए, और उस सर्जरी को अपेंडेक्टोमी कहते हैं, ठीक है।
वर्तमान में लेप्रोस्कोपिक एपेंडेक्टोमी की जाती है, जो कि निदान होने के 24 से 48 घंटे में की जाती है, जो कि निदान मतलब डायग्नोस्टिक होने के बाद 24 से 48 घंटे में किया जाता है। तो यह एपेंडेक्टोमी सर्जरी आप लोग को पता हो गया कि अपेंडिक्स को काट कर हटा देना बॉडी से, यही एपेंडेक्टोमी होता है। तो जब अब एपेंडेक्टोमी हो चुका है तो एज ए नर्स आप कैसे जो है पेशेंट का मैनेजमेंट करेंगे, आपको वो खुद लिखना है, ठीक है। मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आपको नहीं आए, ठीक है ना, अगर आपको नर्सिंग प्रबंध सर्जरी वाले पेशेंट का अगर नहीं आए तो सीधा आप लिखते चलिए, जैसे एनपीओ रखेंगे, रोगी के उदर क्षेत्र के बाल को साफ करेंगे, प्री ऑपरेटिव मेडिसिन देंगे, लिखित सहमति लेंगे, रोगी के सभी ब्लड जांचें इकट्ठा करेंगे, रोगी से सर्जरी के बाद अगले 6 घंटे तक मुंह से कुछ खाना पीना नहीं देंगे, और 6 घंटा सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद भी जो है 6 घंटा मुंह से कुछ नहीं देंगे, सिर्फ आईवी से फ्लूइड देते रहेंगे। तो ये सब चीज़ जो है आपको अपना लिखना है, ठीक है। इसमें बार बार अगर मैं वही चीज़ें को बताऊं कि नर्सिंग मैनेजमेंट क्या लिखेंगे सर्जरी वाले के लिए, अपेंडिक्स वाले के लिए, तो ये मूर्खता है, क्योंकि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को नहीं देखे हैं तो फिर हम क्या ही कह सकते हैं, आपको देखना चाहिए कंप्लीट, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग लिख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में बाकी हम लिंक दे देंगे जहां से आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका इंग्लिश है, एक क्वेश्चन हो गया आपका यहाँ पे समापत, इसका इंग्लिश यहाँ पे मैंने दे रखा है, आप इंग्लिश इसको पढ़िएगा। अब एक छोटा सा, अब ऊपर के दोनों क्वेश्चन बताए हैं वह लॉन्ग के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पे अब जो बताने जा रहे हैं यह 5 नंबर के लिए अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है COPD। COPD का क्या कारण, क्या लक्षण, क्या निदान, क्या जटिलता होता है, बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग COPD को देखते हैं। COPD का फुल फॉर्म होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है। क्रॉनिक COPD का फुल, आप लोग नाम सुने होइएगा, COPD का फुल फॉर्म होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्या चीज़? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी तीव्र समय के लिए जो पल्मोनरी फेफड़े से संबंधित रोग होता है वह जो है आपको COPD होता है, ठीक है ना। यह एक श्वसनीय संबंधी बीमारी के एक समूह है। अब COPD जो है ऐसा नहीं है कि यह किसी एक बीमारी को कहा जाता है। COPD में जो है मुख्यतः जो है इसमें 4 बीमारी शामिल है, इसीलिए इसे बीमारियों को समूह कहा गया है। यह बीमारी श्वसन प्रक्रिया को बाधित करती है। COPD जो है यह श्वसन को प्रभावित करता है। यह एक प्रगतिशील बीमारी है, प्रोग्रेसिव डिजीज है। COPD क्या है? यह एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, धीरे धीरे यह आगे जो है समय के साथ बढ़ते रहेगा, कमेगा नहीं, ठीक है। तो COPD यही बीमारी है जो श्वसन से संबंधित बीमारियों का एक समूह है, जो यह किसी बीमारी प्रक्रिया से बाधित करती है, यह किसी श्वसन प्रक्रिया को बाधित करता है। यह एक प्रोग्रेसिव डिजीज है जिसमें मुख्य रूप से 4 बीमारी शामिल है, और यह श्वसन से संबंधित 4 बीमारियों का समूह ही जो है COPD कहलाता है। इसमें 4 बीमारी कौन कौन सी है, चलिए देखते हैं। 4 बीमारी है आपके सामने। पहला तो है अस्थमा है, अस्थमा जिसे दमा कहते हैं। दूसरा है एम्फाइस्मा है, जो एल्वोली होता है उसमें वायु भर जाना फेफड़े में, एम्फाइस्मा कहलाता है। ब्रोंकाइटिस कहलाता है, जो ब्रोंकिया के इन्फ्लामेशन होते हैं। और ब्रोंकिएक्टेसिस जो होता है, यह आपके जो छोटी छोटी जो ब्रोंकियाई है उसके इन्फ्लामेशन को ब्रोंकिएटेसिस कहते हैं। ओके, तो अस्थमा, एम्फाइस्मा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टेसिस, इस चारों नाम को अगर आप याद रखते हैं तो COPD को आप अच्छे से समझ जाइएगा। अस्थमा भी एक श्वसन का ही रोग है, एम्फाइस्मा भी एक श्वसन का ही रोग है, ब्रोंकाइटिस भी एक श्वसन का ही रोग है, और ब्रोंकिएक्टेसिस भी एक श्वसन का ही रोग है। ओके, आगे चलते हैं। कारण क्या होता है? तो कारण होता है इस बीमारी का, कोई भी श्वसन वाला जो रोग होता है ज़्यादातर कारण उसका स्मोकिंग होता है, तंबाकू सेवन होता है, एलर्जी का कोई रिएक्शन है, व्यावसायिक बीमारी जैसे रुई में काम करने वाला रुई के कण से होता है, कपास में काम करने वाले कपास के कण से होता है, ठीक है। पत्थर फैक्ट्री में काम करने तोड़ने वाले पत्थर के धूल कण से परेशान रहते हैं, तो व्यावसायिक डिजीज भी जो है COPD कर सकता है। दीर्घकालीन श्वसनीय संक्रमण, कोई लंबे समय से रेस्पायरेशन का जो है इन्फेक्शन है, वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, और जीनेटिक घटक यानी जीनेटिक फैक्टर जो है इसके आपके कारण जो है बनते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ध्यान में क्या रखना है कि COPD धूमपान करने से होगा, तंबाकू लेने से, किसी चीज़ के एलर्जी से भी हो सकता है। माने किसी को धूल नहीं बर्दाश्त होता हो और वह ज़बरदस्ती धूल में जाएगा तो क्या होगा? एलर्जी ही होगा, फिर उसे जो है दम घुटने लगेगा, श्वसन की समस्या आ जाएगा, ठीक है ना। व्यावसायिक रोग हो जाएगा। दीर्घकालीन जो है श्वसनीय संक्रमण भी कारण है, वायु प्रदूषण भी कारण है, जीनेटिक कारक भी जो है आपके कारक होते हैं। ओके,
लक्षण सीओपीडी की लक्षण की बात किया जाएगा तो सीओपीडी चूंकि यह एक श्वसन से संबंधित बीमारी है तो क्या क्या लक्षण होगा खुद सोचिए। यही होगा दीर्घकालीन खांसी रहना, क्रॉनिक कफ होगा, ओके। सांस लेने में परेशानी होगा, जब ये श्वसन का रोग है तो ऑटोमेटिक है सांस लेने में परेशानी होगा ही होगा। स्पूटम के साथ में जो है रक्त आएगा। अब ऐसे कंडीशन में जो स्पूटम होता है उससे जो है हेमोप्टाइसिस रक्त आएगा खांसने पर, थूकने पर, ठीक है। श्वसन दर धीमा हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, जो आप ब्रीदिंग कीजिएगा उसमें धीमापन आएगा। शरीर का नीलापन, साइनोसिस भी आएगा, ठीक है। आगे है बैरल शेप्ड चेस्ट, ठीक है ना। बैरल शेप चेस्ट जो है ये चीज़ें कर जो है आपके क्या होते हैं लक्षण में होते हैं। बेचैनी, थकान रहना, वजन में कमी, पीलापन होना, ठीक है, ऑक्सीजन का कम होना, ये सब जो है आपके क्या होते हैं लक्षण होते हैं। जैसे दीर्घकालीन खांसी यानी लंबे समय तक खांसी, सांस लेने में परेशानी, स्पूटम के साथ ब्लड आना, ठीक है, श्वसन दर धीमा होना, शरीर में नीलापन होना, बैरल शेप चेस्ट जो है, बेचैनी, थकान रहना, वजन में कमी, ये सब जो है आपके क्या हो गए, इसका लक्षण हो गया सीओपीडी का। सीओपीडी एक श्वसन का बीमारी है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि श्वसन में क्या क्या होता है। निदान की बात किया जाएगा तो चूंकि यह एक फेफड़ा श्वसन से रिलेटेड समस्या है तो इसमें एक्सरे भी होगा, सीटी स्कैन भी होगा, फिजिकल भी लिया जाएगा, हिस्ट्री भी लिया जाएगा, पीएफडी भी किया जाएगा, क्योंकि इसमें पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी फेफड़ा का बहुत ज़्यादा रोल बढ़ जाता है, ओके। एबीजी किया जाता है, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस किया जाता है, एबीजी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी वही सीटी स्कैन किया जाता है, ओके। आगे चलते हैं। जटिलता की फिर से बात किया जाए तो रेस्पिरेटरी इनसुफिशियंस मतलब जो श्वसन है वह असमर्थ होगा, श्वसन फेल भी कर सकता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन मतलब फेफड़ा में जो है रक्तचाप बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो यह हो गया आपका जटिलता कि रिस्पायरेशन इतना नहीं होगा कि वह जो है समर्थ हो, यानी असमर्थ होगा श्वसन। रिस्पायरेटरी कभी कभी फेल भी कर सकता है ऐसे दशा में, या फिर जो फेफड़ा में जो रक्त है वह तनाव जो है बढ़ जाएगा फेफड़ा में। तो यह सब जो है जटिलता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आज 3 प्रश्न आपको दिखा दिया। एक दिखाया मैं डीएम डायबिटीज मेलाइटिस, एक दिखाया एपेंडिसाइटिस, एक दिखाया मैंने सीओपीडी, ठीक है, क्या मिला सीओपीडी। तो इस चीज़ को जो है आपको ध्यान में रखना है। हम लोग अब मिलेंगे अगले वीडियो में, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आराम से इसको जो है तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, ओके। धन्यवाद।